आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम इन भारी भरकम नियमों में से वो काम की चीजें निकालें जो असल बातचीत में काम आती हैं। मतलब आज हम पास्ट टेंस को रटेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। आज हम पास्ट टेंस यानी बीते हुए काल को समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। तो यार बिना किसी देरी के इस चर्चा की गहराई में उतरते हैं। इस एनालिसिस को दिलचस्प बनाने के लिए ना मैं एक कहानी का सहारा लेना चाहूंगा। मान लीजिए दोस्तों का एक ग्रुप मनाली ट्रिप पर गया था। अरे वाह, मनाली। हाँ, अब इस पूरी ट्रिप का जो कच्चा चिट्ठा है, मतलब जो बेसिक घटनाएं हैं, उन्हें बताने के लिए सबसे पहले जो टेंस हमारे सामने आता है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो नोट्स के हिसाब से इस टेंस को बिना किसी किताबी फॉर्मूले के कैसे समझें? देखिए, अगर हम किताबी भाषा को एकदम किनारे कर दें तो पास्ट इंडेफिनिट का सीधा सा मतलब है बीते हुए कल की कोई भी ठोस घटना या फैक्ट। हिंदी में जब हम बोलते हैं ना कि मैं गया या उसने देखा या हम पहुंचे, तो ये वही है। अंग्रेजी में इसका स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे आसान ढांचों में से एक है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले वो इंसान या चीज आती है जिसने काम किया, मतलब सब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद जो काम हुआ उसकी सेकंड फॉर्म यानी V2 लगा दी जाती है। बस इतनी सी बात है, कोई इज एम आर का चक्कर ही नहीं है। ओके, तो इसे अपनी मनाली वाली कहानी पर लागू करके देखता हूँ। काम करने वाले हम थे यानी वी, और काम था ट्रिप प्लान करना यानी प्लान। हाँ। तो प्लान का V2 हो गया प्लैंड। हाँ। सेंटेंस बनेगा वी प्लैंड अ ट्रिप टू मनाली। बिल्कुल सही है। और फिर हम सुबह जल्दी निकले, वी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। परफेक्ट। ये तो बहुत ही सीधा यार। लेकिन कहानी में हमेशा ट्विस्ट आते हैं ना। मान लीजिए हमारा जो दोस्त था राहुल, वो टाइम पर नहीं आया। ओके। अब मुझे ये बात न में कहनी है, मतलब नेगेटिव वाक्य बनाना है। अगर मैं कहूं राहुल डिड नॉट रीच ऑन टाइम, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या ये सही है? और यहीं पर हम सबसे बड़ी और सबसे आम गलती करते हैं। आपने कहा डिड नॉट रीच्ड। अब इस गलती को हमेशा के लिए सुधारने के लिए ना एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कैसी एनालॉजी? अंग्रेजी में जो ये शब्द है डिड, वो असल में खुद ही डू का V2 यानी सेकंड फॉर्म है। अब एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना? हाँ, बिल्कुल नहीं रह सकती। बस यही नियम यहाँ लागू होता है। एक ही वाक्य में आप दो V2 एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब डिड वाक्य में आ गया तो उसने बीते हुए समय का सारा भार अपने कंधों पर ले लिया। मतलब उसने वर्ब के अंदर का पास्ट टेंस चूस लिया है। एग्जैक्टली। इसलिए डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 ही आती है। तो आपका वाक्य राहुल डिड नॉट रीच गलत है। सही होगा राहुल डिड नॉट रीच ऑन टाइम। ओह, मतलब डिड ने पहले ही बता दिया कि बात पास्ट की है, तो अब रीच को रीच्ड बन के पास दिखाने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। यही नोट्स में एग्जाम रूल 1 के तौर पर हाईलाइट किया गया है। नेवर यूज V2 विथ डिड, ऑलवेज यूज V1 आफ्टर डिड। और यही नियम सवाल पूछते वक्त यानी इंटरोगेटिव वाक्यों में भी लागू होता है। मतलब सवाल में भी V1 ही रहेगा? हाँ, जब आपको सवाल पूछना हो तो डिड सबसे आगे आ जाता है, लेकिन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। इसे भी मनाली ट्रिप से जोड़कर देखता हूं। मान लीजिए मुझे पूछना है कि क्या हमने होटल बुक किया था, तो डिड आगे आएगा। डिड वी बुक द होटल, ना कि डिड वी बुक्ड। एकदम सही। और क्या राहुल ने माफी मांगी? डिड राहुल अपोलोजाइज? बिल्कुल। ये तो एक झटके में क्लियर हो गया। एक म्यान में दो तलवारें नहीं, मतलब एक वाक्य में डिड और V2 एक साथ नहीं। सही कहा। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट ने हमें कहानी की मुख्य घटनाएं बता दी। हम निकले, राहुल लेट हुआ, हमने होटल बुक किया। लेकिन जब आप कोई कहानी सुनाते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, आप एक माहौल भी बनाते हैं। हाँ, वो तो है। आप बताते हैं कि उस वक्त आसपास क्या चल रहा था। जैसे जब हम पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे थे तो बाहर का नजारा कैसा था। वो काम जो उस वक्त प्रोग्रेस में था, खत्म नहीं हुआ था। सही पकड़ा। और यही एंट्री होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट के किसी खास पल में जो काम चल रहा था उसे बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ओके। यहाँ वाक्यों को बनाने का तरीका भी एक रिदम की तरह है। सबसे पहले काम करने वाला, फिर वॉज या वर, और उसके बाद जो काम हो रहा है उसमें ING लगा देते हैं। यार ये वॉज और वॉर को लेकर भी कई बार दिमाग अटक जाता है। इसका बंटवारा बहुत ही लॉजिकल है। अगर काम करने वाला कोई एक इंसान है, सिंगुलर है, जैसे I,
ही, शी, इट, तो उसके साथ वॉज आएगा। और अगर प्लूरल हैं तो वर। हाँ, अगर एक से ज्यादा है जैसे वी, दे या फिर यू, तो उनके साथ वर आएगा। तो अगर मैं मनाली ट्रिप के माहौल को बयां करूं, बाहर बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, हम पुराने गाने सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स, बहुत बढ़िया, और राहुल पिछली सीट पर सो रहा था, राहुल वॉज स्लीपिंग इन द बैक सीट। ये तो काफी आसान है, लेकिन मेरे सामने नोट्स में एक ऐसी चीज है जो मुझे थोड़ा उलझा रही है। क्या है वो? इसमें लिखा है कि कई बार पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट एक ही वाक्य में टकरा जाते हैं। एक उदाहरण है, द टायर बर्स्ट व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग। अब यहाँ टायर बर्स्ट जो कि V2 है और वॉज ड्राइविंग जो कंटिन्यूअस है, दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं? ये असल में भाषा का या कह लें कहानी सुनाने का सबसे नेचुरल तरीका है। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि एक काम बहुत आराम से बैकग्राउंड में चल रहा था, वो कंटिन्यूअस है। मतलब मेरा ड्राइव करना? एग्जैक्टली। और अचानक से किसी दूसरी घटना ने आकर उसमें ब्रेक लगा दिया या टांग अड़ा दी, वो इंडेफिनिट है। आपके वाक्य में आपका ड्राइव करना एक लंबी प्रक्रिया थी जो चल रही थी, आई वॉज ड्राइविंग, और टायर का फटना 1 सेकंड का काम था जो अचानक हुआ, द टायर बर्स्ट। हाँ, मतलब जो काम लंबा खिंच रहा है वो वॉज या वर प्लस ING लेकर जाएगा, और जो झटके से हुआ वो सिर्फ V2 लेकर जाएगा। बिल्कुल। ये तो बहुत ही शानदार टूल है कहानी के लिए। एक और उदाहरण बनाते हैं। हम ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी बिजली चली गई। तो लंबा काम है खाना खाना, वी वर ईटिंग फूड एट द ढाबा, और अचानक हुआ बिजली का जाना, तो व्हेन द पावर वेंट आउट। परफेक्ट। ये कहानी में सस्पेंस और ड्रामा जोड़ने के लिए एकदम सही है। और यही ड्रामा हमें हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। हाँ, जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो कई बार आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ता है, यानी जो घटनाएं आप बता रहे उससे भी पहले कुछ और हो चुका था। यस, पास्ट का भी पास्ट, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन यार बोलते समय इसमें बहुत गड़बड़ होती है। कैसे? मान लीजिए हमारी ट्रिप में टायर फट गया, हम परेशान हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक और मुसीबत थी। राहुल अपना वॉलेट घर ही भूल गया था। अब ये काम तो ट्रिप शुरू होने से भी पहले हो चुका था ना, इसे कैसे बताएंगे? यहीं पर पास्ट परफेक्ट सबसे बड़ा तारणहार बनता है। जब आप पास्ट की किसी घटना से भी पीछे की बात करते हैं तो उसे बताने के लिए हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हैड और V3। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई सिरदर्द नहीं है। चाहे मैं हूं, तुम हो या हम सब हों, सबके साथ सिर्फ हैड ही आएगा। अरे वाह, ये तो सच में बड़ी राहत है। तो मैं कहूंगा राहुल हैड फॉरगॉटन हिज वॉलेट एट होम। राहुल अपना वॉलेट घर पर भूल गया था। बिल्कुल। या फिर हमने होटल पहले ही बुक कर लिया था। वी हैड बुक्ड द होटल इन एडवांस। एकदम सही। लेकिन नोट्स में ना एक डबल एक्शन रूल का जिक्र है जो अक्सर बड़े बड़े एग्जाम्स में और इंटरव्यूज में लोगों को फंसा देता है। हाँ, मैंने भी ये रूल पढ़ा है। नोट्स में लिखा है, इफ 2 actions happen in the past, use past perfect for the first action and simple past for the second. मतलब पहले एक्शन के लिए had plus V3 और दूसरे के लिए V2। पर इसे बिना रटे कैसे समझे? इसे ना एक फिल्म के डायरेक्टर की तरह सोचिए। डायरेक्टर की तरह? हाँ, डायरेक्टर को ऑडियंस को दिखाना है कि कौन सा सीन पुराने टाइमलाइन का है और कौन सा नई का। जो घटना सबसे पुरानी है, यानी जो काम पहले पूरा हुआ, उसे वो हैड प्लस V3 का लेबल दे देता है, और जो घटना उसके बाद हुई उसे वो सिंपल V2 का लेबल देता है। कोई उदाहरण? जैसे एक आम उदाहरण है जो स्कूलों में बहुत सुना है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ओ हाँ, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक देखिए आज। पहले क्या हुआ? मरीज की मौत, तो ये पुरानी घटना है, इसलिए द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर का पहुंचना, ये नई घटना है, इसलिए बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आप समझ आया। इसे अपनी मनाली ट्रिप पर लगाते हैं। मैकेनिक के आने से पहले ही हमने सारे स्नैक्स खा लिए थे। पहला काम स्नैक्स का खत्म होना, दूसरा काम मैकेनिक का आना। हाँ, तो वाक्य बनेगा, We had eaten all the snacks before the mechanic arrived. ये तो टाइमलाइन को दिमाग में बिल्कुल साफ कर देता है यार। अगर हम दोनों जगह सिर्फ V2 लगा दें तो सुनने वाला तो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि मैकेनिक ने आकर स्नैक्स खाए या हमारे खाने के बाद वो आया। एग्जैक्टली। भाषा का असली काम ही स्पष्टता देना है। अगर टाइमलाइन क्लियर नहीं है तो कहानी का पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खींचते हैं।
टायर फटा हुआ है, मैकेनिक का इंतजार हो रहा है। अगर मैं कहूँ वी वर वेटिंग फॉर द मैकेनिक, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। हाँ, लेकिन इसमें वो दर्द महसूस नहीं हो रहा कि हम कितनी देर से परेशान थे। मुझे इसमें समय जोड़ना है कि हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही आप किसी कंटिन्यूअस काम में समय या कब से जोड़ देते हैं, वैसे ही वो पास्ट कंटिन्यूअस से जंप करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अच्छा, हाँ, अब वॉज या वर का काम खत्म, उनकी जगह आ जाता है हैड बीन, और वर्ब में आईएनजी वैसे ही रहता है। मतलब वाक्य हो जाएगा वी हैड बीन वेटिंग फॉर द मैकेनिक। लेकिन रुको, अब इसमें समय कैसे जोड़ें? मेरे पास जो नोट्स हैं उनमें एग्जाम रूल 2 के नाम से एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है, सिंस और फॉर का सही इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी चीज है जहां मैं हमेशा अटकता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं बचपन से ये काम कर रहा था, तो बचपन तो बहुत लंबा होता है, 10-12 साल का। तो क्या यहाँ सिंस होगा या फॉर? ये उलझन बहुतों को होती है, लेकिन इसे हम स्टॉपवॉच और कैलेंडर वाले तरीके से हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। स्टॉपवॉच और कैलेंडर? हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये बताने के लिए कि काम कितनी देर चला, एक स्टॉपवॉच या टाइमर की जरूरत पड़े, यानी जहां आप समय को गिन रहे हों, जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 6 महीने, मतलब ड्यूरेशन। हाँ, तो वहां फॉर लगेगा। इसे हम पीरियड ऑफ टाइम या अवधि कहते हैं। ओके, मतलब जहां गिनती हो रही है ड्यूरेशन की, वहां फॉर आएगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ, अगर आप किसी कैलेंडर पर या घड़ी के डायल पर या अपनी जिंदगी की टाइमलाइन पर उंगली रखकर कह सकें कि काम इस बिंदु से शुरू हुआ था, उंगली रखकर इशारा कर सके। हाँ, तो वहां सिंस लगेगा। इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं। बचपन कोई ऐसा समय नहीं है जिसे आप स्टॉपवॉच से नापते हैं। हाँ, वो तो एक फेज है। ये आपकी जिंदगी की टाइमलाइन का एक शुरुआती बिंदु है, एक माइलस्टोन है। इसलिए हमेशा सिंस चाइल्डहुड कहा जाता है। माइंड ब्लोइंग। उंगली रखकर इशारा कर सको तो सिंस, और स्टॉपवॉच से नापना पड़े तो फॉर। एग्जैक्टली। इसे अपनी ट्रिप में टेस्ट करते हैं। हम 2 घंटे से मैकेनिक का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे यानी स्टॉपवॉच पर ड्यूरेशन, तो फॉर लगेगा। बिल्कुल, वी हैड बीन वेटिंग फॉर द मैकेनिक फॉर 2 आवर्स। एकदम सही। और अगर मैं कहूं कि सुबह से बारिश हो रही थी, तो सुबह घड़ी या दिन का एक निश्चित बिंदु है जहां मैं उंगली रख सकता हूं। हाँ, तो सिंस लगेगा। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। एक और आजमाते हैं। मान लीजिए राहुल कह रहा है कि वो 2015 से दिल्ली में रह रहा था, तो 2015 कैलेंडर का एक फिक्स पॉइंट है। बिल्कुल। तो वाक्य बनेगा राहुल हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। ये तरीका तो सच में कभी फेल नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब हम नियमों को रटने के बजाय उनके काम करने के तरीके को समझ लेते हैं ना, तो भाषा हमारे लिए एक टूल बन जाती है, बोझ नहीं। सही बात है। तो हमने मनाली ट्रिप के बहाने पास्ट टेंस के चारों पिलर्स को गहराई से समझा है, लेकिन इन सबको दिमाग में पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्विक रिवीजन। बिल्कुल। अलग अलग समझना एक बात है, लेकिन जब चारों टेंस एक साथ सामने आते हैं तो असली फर्क समझ में आता है। हाँ, चलिए हम एक ही घटना को लेते हैं और उसे चारों रूपों में ढालते हैं। मान लीजिए घटना है ढाबे पर मैगी खाना। ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट का एक सिंपल फैक्ट जो पास्ट इंडेफिनिट है। काम करने वाला मैं, और काम का सेकंड फॉर्म आई एट मैगी, मैंने मैगी खाई। बिल्कुल। और अगर नेगेटिव होता तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं, आई डिड नॉट ईट मैगी। परफेक्ट। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर, यानी उस वक्त का माहौल क्या था, काम प्रोग्रेस में था, तो यहाँ वॉज और वर्ब में आईएनजी आएगा। आई वॉज ईटिंग मैगी व्हेन इट स्टार्टेड स्नोइंग, मैं मैगी खा रहा था जब बर्फ गिरने लगी। सही। अब इसे पास्ट के भी पास्ट में ले चलते हैं, पास्ट परफेक्ट, यानी बर्फ गिरने से पहले ही काम पूरा हो चुका था। यहाँ आएगा हैड और काम का थर्ड फॉर्म। आई हैड ऑलरेडी ईटन मैगी बिफोर द अदर्स वोक अप, बाकी लोगों के उठने से पहले ही मैं मैगी खा चुका था। और आखिर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां काम भी चल रहा था और समय भी दिया गया है। हैड बीन, वर्ब में आईएनजी और समय। आई हैड बीन ईटिंग मैगी फॉर 3 days स्ट्रेट बिकॉज वी हैड नो अदर फूड, मैं लगातार 3 दिन से मैगी खा रहा था क्योंकि हमारे पास और कोई खाना नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ 3 दिन स्टॉपवॉच वाला समय है, इसलिए फॉर आया। क्या बात है, बिना किसी फॉर्मूले को रटे आपने पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल सही तरीके से सेट कर दिया है। पास्ट टेंस मास्टरी गाइड का यही मकसद है। जब हम समझ जाते हैं कि डिड पास्ट को सोख लेता है, इसलिए उसके साथ V1 आता है, या जब हम 2 घटनाओं के बीच हैड प्लस V3 और V2 का तालमेल बिठाना सीख जाते हैं, तो हम सिर्फ ग्रामर सही नहीं करते, बल्कि हम एक बेहतर कहानीकार बनते हैं।
एग्जैक्टली। इससे इंटरव्यू हो, परीक्षा हो या दोस्तों के बीच गपशप हो, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं डगमगाएगा। ये सच में ना एक बहुत एम्पावरिंग एहसास है। मतलब अब दिमाग में हिंदी से अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन लूप चलता था, वो काफी हद तक खत्म हो गया है। हाँ।